अब तक देखिए हमने बहुत कुछ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि हमारा पाठ्यक्रम अब समाप्त होते आया है। केवल प्रथम वर्ष का थोड़ा बहुत रहा है। अब आपके पाठ्यक्रम की ओर थोड़ा सा ध्यान दे करके लगभग अनुवाद के भी सारी बातें हमने पूरी कर ली हैं। तो एक बार हम अपने पाठ्यक्रम पर नज़र डाल लेते हैं और क्या रह गया है इस पर थोड़ी चर्चा करके उसके उपरांत पूरा कर देंगे। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली का भाग आता है, जो हमने पूरी तरह से पढ़ाकर पूर्ण कर दिया, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य, पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, लक्षण, सामान्य विशेषताएं, पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत, पारिभाषिक शब्दावली विविध दृष्टिकोण एवं प्रयास, जिसमें संस्कृतवादी, अंग्रेजीवादी, उर्दूवादी और समन्वयवादी, जिसको हम क्रमशः राष्ट्रीयवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और देशीवादी तथा समन्वयवादी के रूप में देखा है। फिर भारतीय पारिभाषिक शब्दावली, समस्याएं एवं समाधान। उसके उपरांत बहुत बड़ा भाग हमने लिया था वह हिंदी शब्द संपदा। उसके उपरांत हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के कुछ शब्द भी हमने आपको पीडीएफ के रूप में दिए हुए थे और इस सब का पीडीएफ भी हमने दिया हुआ है। उसके उपरांत हमारा दूसरा महत्वपूर्ण भाग था पाठ्यक्रम में, वह था, देखिए महादेवी भी शामिल हो गई, ठीक है। दूसरा भाग था हमारे पाठ्यक्रम का, वो था राजभाषा हिंदी संबंधी। इसके भी सारे नोट्स पीडीएफ के रूप में दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत राजभाषा और राष्ट्रभाषा अवधारणा एवं स्वरूप, राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ये बहुत डिटेल में हमने लिया था। राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधान, बहुत ही डिटेल में ही नहीं तो प्रत्येक संविधान की प्रत्येक धारा, उपधारा और प्रत्येक प्रावधान के अंतर्गत, यानी संविधान की धाराएं और उसके उपरांत राष्ट्रपति का अध्यादेश, आदेश और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, इसको बहुत डिटेल में हमने देखा था। फिर उसके उपरांत राजभाषा हिंदी प्रचार प्रसार कार्य, संस्थागत कार्य, जैसे आर्य समाज है, जैसे नागरिक प्रचारणी सभा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है, फिर वर्धा, मद्रास और पुणे की राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां हैं, इनको बहुत डिटेल में हमने देखा था। उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार व्यक्तिगत कार्य में महात्मा गांधी जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन पर भी बहुत विचार किया हुआ है। उसके उपरांत प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत लेखन पक्ष के अंतर्गत प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, प्रतिवेदन और समाचार लेखन, ये मैंने बीकॉम को पढ़ाया था, जिसकी वीडियो मैंने डाल दी है, क्योंकि ये पूरा हमें परीक्षाएं तो 29 तारीख से शुरू होने वाली हैं, तो वीडियो भी आप अच्छी तरह से देखें। उसके पीडीएफ भी अगर नहीं है आपके उस पर तो मैं भी वो डाल दूंगा। खास करके समाचार लेखन में बहुत डिटेल में हमने बात की हुई है, वो आपके काम आएगी। मतलब प्रारूपण लेखन हो, टिप्पण लेखन हो, संक्षेपण लेखन हो, प्रतिवेदन लेखन हो, इसका उसके नियम, सबके उदाहरण, और समाचार लेखन के भी, चाहे वो मुद्रित माध्यम का समाचार हो, चाहे रेडियो समाचार हो या रेडियो वार्ता हो, चाहे फीचर हो, इस पर हमने बहुत डिटेल में वीडियो डाले हैं, वो आप ज़रूर देखिए। जो मैंने बीकॉम को पढ़ा है, ध्यान रखना, बीकॉम की द्वितीय भाषा को पढ़ाते समय कुछ पाठ्यक्रम रिपीट होता है इधर उधर, तो जो रिपीट हुआ पाठ्यक्रम है वो आपको हमने डाल दिया है। उसके उपरांत हमारा चौथा पक्ष था प्रयोजन मूलक अनुवाद, अनुवाद स्वरूप एवं प्रक्रिया, ये हमने देख लिया है। अब आगे जो है हमारा, वो है कार्यालयीन अनुवाद स्वरूप और समस्याएं, वैज्ञानिक अनुवाद स्वरूप एवं समस्याएं और जनसंचार माध्यमों में अनुवाद। इतना पाठ्यक्रम हमारा रह गया, 3 पॉइंट रह गए। अनुवाद का हमने अब तक देखिए क्या क्या पढ़ा है। अनुवाद के अंतर्गत हमने बहुत ही डिटेल में ये बताने की कोशिश की है कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद से तात्पर्य क्या है, अनुवाद की परिभाषाएं, लगभग 12 परिभाषाएं हमने देखी थी, जिसके बाद अनुवाद के प्रकार,
अनुवाद के प्रकारों के अलग अलग पद्धतियाँ, और अंत में 9 प्रकार अनुवाद के देखे थे। उसके उपरांत अनुवादक के गुण हमने देखे, अच्छे अनुवाद का स्वरूप ये भी देखा हमने। उसके उपरांत हमने अनुवाद करते समय ध्यान रखने की बातों को हमने ट्रांसलेशन इस शब्द के फुल फॉर्म से जोड़ दिया था। टी फॉर टेक्स्ट यानी मूल पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना, आर फॉर रेफरेंस और रिलेवेंस दिए गए मूल पाठ का संदर्भ और उसका विषय से संबंध क्या है ये समझना, आर फॉर आर्टिकुलेशन इसका मतलब होता है समायोजन, मूल पाठ में व्यक्त विचारों को आपस में समायोजित करना, संबद्ध करना, एन फॉर नुआंसेस अर्थ छाया, विशिष्ट शब्दों के विचारों को आपस में संबद्ध करके उसका ध्यान रखना है। एस फॉर स्टाइल अर्थात शैली, मूल भाषा शैली की भाषा शैली और लक्ष्य भाषा की शैली दोनों समान हो जाएं, इसका ध्यान रखना है। फिर उसके उपरांत एल फॉर लिंग्विस्टिक लेवल अर्थात भाषा स्तर, ये भी हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर उसके उपरांत ए फॉर एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस, इसका मतलब है कि अनुवाद में यथातथ्यता और शुद्धता होनी चाहिए, इसको भी देखा था हमने। फिर टी फॉर टारगेट लैंग्वेज अर्थात लक्ष्य भाषा अथवा जिस भाषा में अनुवाद हम कर रहे हैं उसकी प्रकृति समझ करके उसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति करने की बात की थी। फिर आई फॉर इंडिफरेंस, मतलब अनुवादक को इसमें निरपेक्ष रहना चाहिए, अपनी ओर से कुछ मिलाना नहीं चाहिए, मूल कथ्य में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। ओ फॉर ऑर्थोडॉक्सी या ऑर्थोलॉजी, मतलब लक्ष्य भाषा की परंपरागत विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में एन फॉर नियरनेस मतलब निकटतम, मतलब मूल भाषा में लिखे गए पाठ को किस प्रकार से हम ढाल सकते हैं और अनुवाद के मूल भाषा मतलब किया हुआ अनुवाद मूल भाषा के पाठ के निकटतम कैसे हो सकता है, इस पर भी हमने विचार किया था। अब हमारे 3 टॉपिक रहे हैं जिनमें से कार्यालयीन अनुवाद को आज हम पूरा कर लेंगे, वैज्ञानिक अनुवाद को और जो जनसंचार माध्यम का अनुवाद है उसको हम कल पूरा कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी हम इसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कार्यालयीन हिंदी अनुवाद को हमने पूरी तरह से देख लिया, कार्यालयीन अनुवाद को हम देखने की कोशिश करेंगे। कार्यालयीन अनुवाद को ही कामकाजी अनुवाद भी कहा जाता है। देखिए, झटझट से हम कहेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में संघ राज्य की राजभाषा के रूप में हिंदी तथा प्रादेशिक राज्यों के लिए प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की मान्यता है। इसलिए हमारे यहाँ केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी तथा प्रांतीय कार्यालयों में प्रादेशिक भाषा जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती में कामकाज होना चाहिए था, परंतु अभी भी उसके स्थान पर अंग्रेजी अपना आसन जमाए हुए है। और मैंने बहुत बार कहा है कि 200-250 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी इतने जल्दी नहीं हटेगी, क्योंकि अंग्रेजी में ही ज्ञान का बहुत सारा भाग आज भी है, और ये जब तक पूरी तरह से हिंदी में ज्ञान नहीं आएगा तब तक हम हिंदी अंग्रेजी को अपदस्थ करके भारतीय भाषाओं को नहीं रख सकते। सरकारी कामकाज की भाषा की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली होती है जो हमने पहले आपको दे दी है, तथा उसकी अपनी एक शैली होती है। हमारे यहाँ अंग्रेज शासन काल से कार्यालयीन कामकाज अंग्रेजी में ही होता रहा आया है, साथ ही आरंभ से ही उसमें कार्यान्वित शिक्षा पद्धति भी उस अंग्रेजी मानसिकता के अनुरूप ही रही थी। इसलिए हमारे यहाँ कामकाजी अंग्रेजी की एक विस्तृत परंपरा है। परंपरा से बनकर इस परंपरा को खंडित करके हिंदी तथा अन्य एतद्देशीय भारतीय भाषाओं जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ी, कश्मीरी, डोगरी, राजस्थानी, बंगाली इत्यादि भाषाओं को लाने में समय तो लगेगा, और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली के स्थान पर भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली, उसके निर्माण का भी कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है, जो पूरा होगा तो अपने आप प्रत्येक अभिव्यक्ति के लिए हमें अंग्रेजी शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द जब मिल जाएंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा।
यद्यपि निर्मित पारिभाषिक शब्दों में कई त्रुटियां हैं, नए नए बने हुए शब्दों में कई त्रुटियां हैं, वो सामान्य जन सामान्य में वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी कठिनाई उसमें ज़रूर आ रही है, परंतु धीरे धीरे ये हो सकता है। और उनका प्रयोग करके कामकाजी अनुवाद द्वारा या कार्यालयीन अनुवाद द्वारा हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कार्यालयीन कार्य किया जा रहा है। परंतु सही अनुवाद या सही अनुवाद के लिए पारिभाषिक शब्दों के संशोधन का कार्य जिस निष्ठा से और लगन से होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। क्योंकि जिन्हें ये काम सौंपा गया है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का, वो स्वयं अंग्रेजी मानसिकता के हैं, तो वो हिंदी शब्द बनाएंगे कैसे? ठीक है, छोड़ दो इन बातों को। पारिभाषिक शब्दों के संशोधन का कार्य जिस निष्ठा से होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए यह सब गलत फहमी फैलाई जा रही कि कामकाजी हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में अत्यधिक जटिलता है, और इस गलत फहमी के कारण, इस क्लिष्टता के कारण अंग्रेजी की ओर हमारा रुझान हो रहा है। यह एक सोचा समझा हुआ षड्यंत्र है, क्योंकि जो अंग्रेजी राजकाज में जो आईएएस, आईपीएस, आईएएफ ऑफिसर बन गए थे, उन्होंने ये बना करके रखी है परंपरा, और इस परंपरा को तोड़ने के लिए सबसे पहले एमपीएससी, यूपीएससी की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं का माध्यम एकमात्र अगर हिंदी रखा जाए तो ये हो सकता है, लेकिन ये करने में बड़ी अड़चनें निर्माण होती हैं। ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या, उसकी प्रमुख समस्या है अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली के पर्याय के रूप में बनाई गई हमारी पारिभाषिक शब्दावली कहीं अपर्याप्त लगती है, कहीं क्लिष्ट। हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में भी अनेक रूपता है। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली तथा प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली में प्रयासों के बावजूद समन्वय नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी शब्दों के लिप्यंतरण तथा संक्षेपों की समस्या आदि पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित समस्याएं, जिनकी विस्तृत चर्चा हमने पहले की हुई है, यह कामकाजी अनुवाद के साथ भी जुड़ी है। ऐसी स्थिति में विषय, उद्देश्य तथा लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया गया विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्राचार, नियम, सूचनाएं आदि का अनुवाद सफल कामकाजी अनुवाद कहलाया जा सकता है। विभिन्न कार्यालयों से संबंधित कुछ कामकाजी वाक्यांशों के या अनुच्छेदों के मूल अंग्रेजी तथा उसके हिंदी मराठी में अनुवाद हम देखने की कोशिश करेंगे, जितना हमारा अब समय रहा है। मेरे ख्याल से अभी हमारे 15 मिनट बाकी हैं, 13 मिनट बाकी हैं। इनमें हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसके भी पीडीएफ में डाल दूंगा, आप केवल ध्यान रखने की कोशिश करें। बीच में महादेवी न जाने कहाँ फिर से छूट कर चले गए, और बहुत छात्र प्रॉब्लम ये करते हैं कि वो सुबह उठ करके अपना फ़ोन चार्जिंग नहीं करते, और इस वजह से बीच में ही बंद पड़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना ही चाहिए। तो कार्यालयीन अनुवाद में देखिए कि जो वाक्यांश छोटे छोटे होते हैं, जो पहले अंग्रेजी में हम कहेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में, और फिर मराठी में, क्योंकि हम स्वयं मराठी भाषी हिंदी अध्ययन करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बार बार मराठी की भी बात करें, और बिना मराठी की बात किए हम आगे भी तो नहीं जा सकते। अब देखिए, छोटे छोटे वाक्य अंग्रेजी में कैसे हैं जो आए दिन कार्यालयों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दो ही शब्दों का एक वाक्य है, अबव सीटेड या अबव साइटेड, ABOVE, अबव साइटेड, CITED, अबव साइटेड। इसका हिंदी में अनुवाद होगा ऊपर दिया हुआ अथवा ऊपर उद्धृत, ऊपर उल्लेखित, ऐसा। मराठी में उसका होगा वर उल्लेख केलेले, या फिर वर उद्धृत केलेले, इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा। छोटे छोटे वाक्य और कुछ लेने का हम प्रयास करेंगे। अबव मेंशन्ड, ऊपर उल्लेखित, ऊपर लिखित, ऊपर उल्लेखित, मराठी हिंदी में दोनों में समान चलता है। अबव नोटेड और अबव कोटेड,
उपरयुक्त, मराठी में वर नमूद केलेले. अबव प्रोसीजर, ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार या क्रियाविधि के अनुसार. वरील कार्यपद्धती मराठी में. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, वाक्य क्या है देखिए. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, उपबंधों एवं शर्तों के अनुसार. हिंदी में, मराठी में अटी व शर्तीनुसार. छठा वाक्य है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ दिस ऑफिस लेटर डेटेड. हिंदी में इस कार्यालय पत्र दिनांक की पावती भेजिए. मराठी में दिनांक अमुक अमुक रोजीच्या या कार्यालयीन पत्राची पोचपावती पाठवावी. सातवा वाक्य है एक्शन हैज बीन टेकन अकॉर्डिंगली. हिंदी में प्रस्तावित कार्यवाही की जाए. मराठी में प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. नववा वाक्य है एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूवल मे बी ऑब्टेन्ड. प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाए. हिंदी में, मराठी में प्रशासनिक मान्यता मिळविण्यात यावी. 10वां वाक्य है एडवांस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड में बी सैंक्शनड. मैं फिर से पढ़ता हूँ. एडवांस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड में बी सैंक्शनड. हिंदी भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम राशि मंजूर की जाए. मराठी भविष्य निर्वाह निधीतून आगाऊ रक्कम मंजूर करण्यात यावी. 11वां वाक्य है एफिडेविट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई इज नॉट इन ऑर्डर. फिर से पढ़ रहा हूँ. एफिडेविट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई इज नॉट इन ऑर्डर. कर्मचारी द्वारा प्राप्त शपथ पत्र नियमित नहीं है. कर्मचारी द्वारा प्राप्त शपथ पत्र नियमित नहीं है. एफिडेविट को शपथ पत्र कहा जाता है, ध्यान में आ गया होगा आपको. कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेले शपथ पत्र नियमानुसार नाही. 12वां वाक्य है जरा बड़ा है. ऑल अथॉरिटीज कंसर्न्ड शुड टेक एक्शन एज पर एक्सटेंट रूल्स. ऑल अथॉरिटीज कंसर्न्ड शुड टेक एक्शन एज पर एक्सटेंट रूल्स. हिंदी में सभी संबंधित कर्मचारियों को वर्तमान नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी या चाहिए. मराठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या नियमानुसार कार्यवाही करावी किंवा करावयास हवी. 13वां है allotted duty of a government servant. allotted duty of a government servant, सरकारी कर्मचारी का नियत कार्य या कर्तव्य. सरकारी कर्मचाऱ्याचे नियत कर्तव्य मराठी में. 14वां वाक्य है 14वां वाक्य है amended bill will be introduced in the next meeting. amended bill will be introduced in the next meeting. अगली बैठक में संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा. अगली बैठक में संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा. मराठी पुढील बैठकीत सुधारित विधेयक सादर केले जाईल. 15वां वाक्य है एंटी सोशल एक्टिविटीज शुड बी चेक्ड. एंटी सोशल एक्टिविटीज शुड बी चेक्ड. हिंदी में असामाजिक कार्यकलाप रोके जाने चाहिए. असामाजिक कार्यकलाप रोके जाने चाहिए. समाज विधायक कारवायांना आळा घातला पाहिजे. समाज विघातक कार्यवायांना आळा घातला पाहिजे. 16वां वाक्य है any further reference in the matter if required may be made to the higher authorities. any further reference in the matter if required may be made to the higher authorities.
हाँ, इस मामले में यदि कोई पत्र व्यवहार करना हो तो उच्चाधिकारियों से किया जाए। इस मामले में यदि कोई पत्र व्यवहार करना हो तो उच्चाधिकारियों से किया जाए। हिंदी में, मराठी में, आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणी उच्च अधिकाऱ्यांशी पत्र व्यवहार करावा। आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणी उच्च अधिकाऱ्यांशी व्यवहार करावा। 17. अपील डज नॉट lie in this case. अपील डज नॉट lie in this case. इस मामले में अपील नहीं की जा सकती। इस मामले में अपील नहीं की जा सकती। मराठी में, या प्रकरणी अपील करता येणार नाही। या प्रकरणी अपील करता येणार नाही। 19वां है। 18वां है, appear for interview when called for. appear for interview when called for. हिंदी, बुलाए जाने पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। बुलाए जाने पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। मराठी, बोलवल्यानंतर मुलाखतीसाठी हजर राहावे। बोलाविल्यानंतर मुलाखतीसाठी हजर राहावे। 19. Applications for further promotion need not to be submitted. Applications for further promotion need not be submitted. आगे पदोन्नति के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं है। आगे पदोन्नति, पदोन्नति मतलब प्रमोशन, पदोन्नति के लिए आवेदन देने की जरूरत नाही। मराठी, पुढील बढतीसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही। पुढील बढतीसाठी अर्ज करण्याची गरज किंवा आवश्यकता नाही। 20वां और अंतिम वाक्य हम दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स मेड प्रायर टू इलेक्शन may be approved with the permission of the election commission. Appointments made prior to election may be approved with the permission of the election commission. चुनाव आयोग की अनुमति से, चुनाव आयोग की अनुमति से, चुनाव आयोग की अनुमति से चुनाव के पूर्व की गई नियुक्तियां अनुमोदित होगी। चुनाव आयोग की अनुमति से चुनाव के पूर्व की गई नियुक्तियां अनुमोदित होंगी या की जाएं। मराठी, निवडणुकीपूर्वी केलेल्या नेमणुकांना निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने मान्यता देण्यात यावी। तो इस प्रकार से हमने 20 वाक्य देखे। अब हम 2-3 परिच्छेद देखेंगे जो अंग्रेजी में मूल हैं और फिर उनका हिंदी मराठी अनुवाद है। 2 ही देखेंगे ज़्यादा, क्योंकि समय अपने पास नहीं, केवल 3 मिनट रहे हैं। आज थोड़ी सी लिंक की प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन होने में दिक्कत हो गई थी, इसलिए उसमें 10 मिनट गए। वाक्य है, देखिए, बड़ा वाक्य है, परिच्छेद है। We have shifted our residence from Fancy Bazaar to Aurangpura. We shall be grateful if you make arrangement immediately for shifting our residential telephone to our new residence. We may state that a line connection is already there in the new flat, so the work to be done is negligible. फैंसी बाजार, हमने अपना निवास स्थान फैंसी बाजार से औरंगापुरा में बदल लिया है। यदि आप हमारे घर का टेलीफोन हमारे नए मकान में लगाने का तुरंत प्रबंध कर दें तो हम आपके आभारी होंगे। हम यह बता दें कि नए मकान की लाइन का कनेक्शन पहले से विद्यमान है, अतः जो काम करना होगा वो नाम मात्र काम होगा। फिर से पढ़ता हूँ। हमने अपना निवास स्थान फैंसी बाजार से औरंगपुरा बदल लिया है। यदि आप हमारे घर का टेलीफोन हमारे नए मकान में लगाने का तुरंत प्रबंध कर दें तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम ये बता दें कि नए मकान में मालिक का लाइन का कनेक्शन पहले से विद्यमान है, अतः जो काम होगा वो नाम मात्र है। मराठी, फॅन्सी बाजार येथील निवासस्थान बदलून
आम्ही औरंगपुरा येथे राहावयास जात आहोत. आमचा निवासी टेलिफोन लवकरात लवकर नवीन घरी लावल्यास आम्ही अत्यंत आभारी राहू. आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की नवीन घरी टेलिफोनच्या तारा अगोदरच जोडल्या गेलेल्या आहेत, त्यामुळे जुजबी काम करून टेलीफोन जोड़ता येईल. दूसरा ये वाक्य लेकर के हम छोड़ेंगे. दूसरा है वाक्य, द टाइपराइटर मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर सिंस लॉन्ग टाइम and work has been suffering. Please ask the company to attend the machine immediately. As I pointed out to them on the phone today, we have not asked them to send us any estimate for it. इसका हिंदी अनुवाद है, टाइपराइटर मशीन बहुत समय से खराब पड़ी है और इससे काम का हर्ज हो रहा है. कृपया कंपनी को इसे तुरंत ठीक करने के लिए कह देने के लिए कहें. जैसे मैंने टेलीफोन पर बताया है, हमने उनको इसके लिए अनुमान भेजने को नहीं कहा. मराठी, बऱ्याच दिवसापासून टंकलेखन यंत्र नादुरुस्त अवस्थेत आहेत, त्यामुळे कामे रेंगाळली आहेत. कृपया करून तात्काळ दुरुस्तीविषयी कंपनीस कळवावे. सकाळीच त्यांचा फोन सांगितल्याप्रमाणे दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडून अंदाजे खर्चाचे विवरण मागितलेले नाही. तो ये हुआ अनुवाद का साहब के सामने. कल की तासिका में हम देखने का प्रयास करेंगे कि अनुवाद में क्या क्या समस्याएं आती हैं, खास करके कार्यालयीन अनुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद में. ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं. धन्यवाद.